नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में आप जानेंगे प्लाज्मा स्टील्थ टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। रशिया Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट का इस्तेमाल करने लगा है। 5वीं पीढ़ी के इस विमान के आने से पहले रशिया में 2 लोकप्रिय विमान थे, जिनमें एक सुखोई Su-47 गोल्डन ईगल था, तो दूसरा मिकोइन का मिग 1.44 था। गोल्डन ईगल ने अपने अनूठे फॉरवर्ड स्टेप विंग्स के साथ अपना ध्यान आकर्षित किया, जबकि मिग 1.44 का मैजिक वेपन प्लाज्मा स्टील्थ था। जब प्लाज्मा स्टील्थ की बात आती है तो ये विशेष रूप से एक रहस्यमय तकनीक नहीं रह गई है। प्लाज्मा स्टील्थ एक विमान के रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए आयनित गैस यानी कि प्लाज्मा का उपयोग करने के लिए एक प्रस्तावित प्रक्रिया है। कई उद्देश्यों के लिए विद्युत चुंबकीय विकिरण और आयनित गैस के बीच व्यापक अध्ययन किया गया, जिसमें रडार से विमान को स्टील्थ तकनीक के रूप में छुपाना शामिल है। इस माध्यम और उच्च दबाव वाले प्लाज्मा में 4 विशिष्ट समय के पैमाने होते हैं, यानी कि 4 टिपिकल टाइम स्केल्स होते हैं, जिसमें प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी, गैस मॉलिक्यूल कोलाइजन फ्रीक्वेंसी और रिलैक्सेशन टाइम। जब एक विशिष्ट पैरामीटर संबंध पूरा हो जाता है तो प्लाज्मा पर वेव इरेडिएटेड यानी कि विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंग एक ब्रॉडबैंड मजबूत अवशोषण विशेषता प्रदर्शित करती है, जिसमें परिवर्तित सिग्नल शक्ति को दबा दिया जाता है, यहाँ तक कि जो ग्राउंड मेजरमेंट होते हैं और नियंत्रण उपकरण या रिले उपग्रहों के साथ विद्युत चुंबकीय तरंग संकेतों के संचारण में बाधा उत्पन्न होती है, यानी कि इंटरप्शन पैदा होता है, जिसे कि ब्लैक बैरियर घटना के रूप में जाना जाता है। यदि आप गति यानी कि स्पीड और एयर फ्रिक्शन यानी कि वायु घर्षण पर निर्भर होने के बजाय कृत्रिम रूप से यानी कि आर्टिफिशियल रूप से इस माध्यम और उच्च दबाव प्लाज्मा को उत्पन्न करने का कोई तरीका ढूंढते हैं, तो आपको विमान पर प्लाज्मा जनरेटर स्थापित करने होंगे, जो कि एयरक्राफ्ट की बॉडी की सतह के ऊपर कृत्रिम रूप से प्लाज्मा उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे कि दुश्मन के रडार तरंगों को अवशोषित किया जा सकता है, जिसमें कि दुश्मन का रडार इनका पता लगाने में विफल हो जाता है और इसी वजह से विमान को स्टील्थनेस मिल जाती है। हालांकि ये कोई कल्पना नहीं है, रूस ने वास्तव में इस तरीके के प्लाज्मा जनरेटरों का उत्पादन किया और ये 3री पीढ़ी तक विकसित हुआ है। अब प्रत्येक जनरेटर का वजन 100 किलोग्राम से अधिक होता है। प्लाज्मा जनरेटर विकसित करने वाली इकाई रोसकोसमोस के अधीनस्थ एक विभाग है और प्लाज्मा स्टील्थ टेक्नोलॉजी की कुछ डेटा और गणनाएं भी हैं। मिग 1.44 का जो बॉडी शेप है यानी कि इस विमान का जो डिजाइन है उसका डिजाइन स्टील्थ नहीं है और इसका जो फ्रंट का RCS है यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन है वो लगभग 2 से 5 स्क्वायर मीटर है, जो कि Su-27 के समान स्तर है। हालांकि प्लाज्मा स्टील्थ के उपयोग के बाद फ्रंटल रडार रिफ्लेक्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया 1/100 यानी कि 0.02 और 0.05 तक कम किया जा सकता है और यद्यपि 0.01 स्क्वायर मीटर के F-22 की तुलना में अभी भी एक ये निश्चित दूरी है, लेकिन फिर भी ये पहले से ही वर्तमान के Su-57 की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। स्टील्थ के अलावा सोवियत और रूसी वैज्ञानिकों ने पाया कि विमान के कुछ हिस्सों में प्लाज्मा तकनीक का उपयोग उड़ान प्रतिरोधन को लगभग 30% तक कम कर सकता है, यानी कि फ्लाइट रेजिस्टेंस इसका 30% तक कम हो जाता है। उसी समय फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी भी इसी तरीके का अध्ययन कर रही थी, जिसमें प्लाज्मा जेट का उपयोग करके फाइटर जेट की बाउंड्री पर इसको लगाया गया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ड्रैग को कम किया जा सकता है। और इसी समय 1970 के दशक में अमेरिका ने प्लाज्मा स्टील्थ और ड्रैग रिडक्शन तकनीक पर शोध किया। हालांकि प्लाज्मा स्टील्थ की अपनी कुछ विशेषताएं थी, लेकिन फिर भी रूस ने अपने मिग 1.44 पर जोर नहीं दिया। इसके पीछे कई कारण हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रूस के पास पैसा नहीं था और वो ये प्रोग्राम जारी नहीं रख सकता था, लेकिन अमेरिका और फ्रांस के समान इसमें उन्होंने रिसर्च क्यों नहीं किया। इसका कारण यह है कि प्लाज्मा स्टील्थ तकनीक अभी इनमैच्योर है, यानी कि अपरिपक्व है। यही नहीं, इसमें कई तरीके के जन्मजात दोष और अपर्याप्त व्यवहारिकता भी है। हालांकि प्लाज्मा अदृश्य हो सकता है, इसके द्वारा उत्सर्जित माध्यम और उच्च दबाव वाले प्लाज्मा में एक मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग इंफ्रारेड रेडिएशन सिग्नल होता है और दूर से ही ये अपने ठिकाने को प्रकट कर देगा, यानी कि जिस तरीके से अंतरिक्ष यान फिर से वायुमंडल में प्रवेश करता है, जो उसकी ब्राइट ट्रेजेक्टरी दिखती है समान, उसी की तरह ये भी दिखने लगेगा। हालांकि प्लाज्मा अदृश्य तो हो सकता है और ये आंतरिक विद्युत चुंबकीय संकेतों को बाहर की ओर उत्सर्जित होने से भी बचाता है, जिसमें कि विमान के लिए ब्लैक बैरियर अवधि में अंतरिक्ष यान की तरह बाहरी दुनिया के साथ संचार करना असंभव हो जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि प्लाज्मा जनरेटर बहुत अधिक बिजली की खपत करते हैं और एक सिंगल प्लाज्मा जनरेटर में बहुत कम कार्रवाई होती है। यदि कोई बमवर्षक इस टेक्नोलॉजी के रूप में पूरी तरीके से स्टील्थ होना चाहता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने सैकड़ों प्लाज्मा जनरेटरों को स्थापित करने की आवश्यकता होगी और ये तब तक व्यवहार्य नहीं हो सकता जब तक परमाणु संचालित विमान भविष्य में पूरी तरह से व्यवहारिक ना हो।
तो दोस्तों आपने जाना कि प्लाज्मा स्टील टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपको लगी होगी क्योंकि इसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जो बेहद गंभीरता से विचार करने वाली बातें हैं, और रशिया ने आखिर क्यों प्लाज्मा स्टील टेक्नोलॉजी पर काम नहीं किया, तो ये कारण आपने सारे जाने। आपको क्या लगता है दोस्तों इस प्लाज्मा स्टील टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या इसे व्यवहारिक बनाया जा सकता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।